हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के बारे में। इसको समझेंगे कि क्या है, और उसके अलावा दो चीज़ों के बारे में हम और बात करेंगे कि इलास्टोमर्स क्या होता है एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट और एंगल ऑफ शेयर, इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ। देखो, जब आप किसी बॉडी पर एक डिफॉर्मिंग फोर्स एग्जर्ट करते हो, इसका मतलब हम लोग स्ट्रेस उस पर एग्जर्ट कर रहे हैं, तो बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स उस पर लगाते हो तो बॉडी का जो शेप है, साइज है, वो चेंज हो जाता है या उसका डायमेंशन चेंज होता है। ये डायमेंशंस तीन तरीके से चेंज हो सकते हैं, हमने इसकी बात की थी। उसका लेंथ चेंज हो सकता है, उसका शेप चेंज हो सकता है और उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। राइट, जब डायमेंशन चेंज होता है तो हम स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं, दैट इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो अगर आप फोर्स लगाते हो बॉडी पर तो हम स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं, और स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? F अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज योर स्ट्रेस। और जब स्ट्रेस लगाते हैं तो बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बॉडी का लेंथ चेंज हुआ तो हम ये कैलकुलेट करते हैं डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। वैसे ही बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो सकता है और बॉडी का शेप चेंज हो सकता है, तो हम ऐसे केस में अलग अलग स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं। इन शॉर्ट, अगर बॉडी पे आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, मतलब बॉडी पे अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी का डायमेंशन चेंज हो जाएगा। और हमने देखा था हुक्स लॉ में कि दिस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। किसी भी बॉडी के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और स्ट्रेस और स्ट्रेन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो स्ट्रेट लाइन होता है जो कि ओरिजिन से पास होता है। राइट, लेकिन ये एक्चुअली जो ग्राफ है आपका स्ट्रेट लाइन एक पर्टिकुलर लिमिट तक होता है। तो वही ग्राफ हम यहाँ पे देख रहे हैं। हमने यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ग्राफ है वो ग्राफ प्लॉट किया है, जहाँ पे स्ट्रेन हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है और ग्राफ के वाई एक्सिस पे स्ट्रेस प्लॉट किया है। तो हमको एक्चुअली में एक टिपिकली कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखता है जो आपके सामने है। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक वायर है, ठीक है, जस्ट सेकेंड ना, और इस वायर से हम लोग ने क्या किया है, एक लोड अटैच कर दिया, मतलब एक वेट अटैच कर दिया। इस वेट की वजह से होगा क्या कि इस वायर पे फोर्स लगेगा नीचे की ओर और वायर आपका स्ट्रेच होगा। राइट, ये इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, जैसे आपने ये फोर्स हटा लिया, ये वायर अपना ओरिजिनल लेंथ फिर से रीगेन कर लेगा, फिर से अपने ओरिजिनल लेंथ पे चला जाएगा। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इससे आप स्ट्रेस कैलकुलेट करो, और इस बॉडी में या इस वायर में जो लेंथ चेंज हो रहा है उससे आप स्ट्रेन कैलकुलेट कर लो, क्योंकि यहाँ पे लेंथ चेंज हो रहा है तो हम लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे। तो स्ट्रेस अप्लाई करोगे, बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा और आपका हुक्स लॉ यहाँ पे ओबे होगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन ये वाला जो हुक्स लॉ है ये एक्चुअली एक लिमिट तक यहाँ पे फॉलो होगा। जैसे आपने इतना स्ट्रेस दिया, आप देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है स्ट्रेस और स्ट्रेन का वो स्ट्रेट लाइन ओ से लेकर ए तक है। इसका मतलब ए के करस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रेस है, अगर आप इतना स्ट्रेस देते हो तो बॉडी में स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। मतलब आप स्ट्रेस बढ़ाते जाओ, बॉडी में स्ट्रेन भी बढ़ते जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि आप स्ट्रेस बढ़ाओगे, यहाँ पे उसका लेंथ इंक्रीज होता जाएगा और स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, और जितना आप स्ट्रेस लगाओगे उसके प्रोपोर्शनल स्ट्रेन भी इंक्रीज होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या कि अगर आपने स्ट्रेस 3 गुना बढ़ा दिया तो स्ट्रेन भी 3 गुना बढ़ेगा। अगर आपने स्ट्रेस 5 गुना बढ़ाया तो स्ट्रेन भी 5 टाइम्स बढ़ जाएगा, है ना। इस तरीके से चलेगा जब तक कि आपका स्ट्रेस का वैल्यू यहां तक नहीं पहुंच जाता। इसके बाद हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा, मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट होगा। अगर आपने इतना स्ट्रेस लगा दिया उसके अंदर, स्ट्रेस बढ़ाओगे कैसे? आपको बस इसका वेट बढ़ाना है, वेट बढ़ाते जाओ तो स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। लेकिन एक स्ट्रेस के बाद, जो पॉइंट ए पे स्ट्रेस है, उसके बाद अगर आपने स्ट्रेस बढ़ाया तो हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ में क्लियरली दिख रहा है कि आपका ग्राफ जो है वो थोड़ा सा नीचे झुक जा रहा है। ठीक है, तो यहां से आपका पॉइंट ए के बाद हुक्स लॉ ओबे होना बंद हो जाता है।
पर इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, अभी भी बॉडी इलास्टिक है। और इवन ए के बाद भी अगर आपने स्ट्रेस बढ़ाया तो भी अगर आप स्ट्रेस हटा देते हो तो बॉडी अपना ओरिजिनल डायमेंशन एग्जैक्टली रीगेन कर लेगा। अगर आप स्ट्रेस जीरो कर दोगे तो स्ट्रेन भी जीरो हो जाएगा और बॉडी का जो इनिशियल लेंथ था वापस उस पर चला जाएगा। ये केस चलता जाएगा बी तक। लेकिन इसमें फर्क है, देखो ओ से लेकर ए तक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद ग्राफ आपका थोड़ा सा नीचे झुक जाता है। नीचे झुकने का मतलब ये होता है कि आप अगर थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाओगे तो उसके कंपैरिजन में स्ट्रेन जो होगा वो ज्यादा बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रेस डबल कर दिया तो स्ट्रेन डबल नहीं होगा बल्कि 3 गुना ज्यादा बढ़ सकता है या 4 गुना ज्यादा बढ़ सकता है। मतलब जितना टाइम्स आप स्ट्रेस बढ़ाओगे उससे ज्यादा टाइम स्ट्रेन बढ़ेगा। कब? पॉइंट ए के बाद। तो अगर ऐसा है तो हुक्स लॉ ओबे नहीं होता, क्योंकि हुक्स लॉ में स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पे अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहा, स्ट्रेन जल्दी जल्दी बढ़ रहा है स्ट्रेस के मुकाबले। लेकिन बॉडी इलास्टिक है, क्योंकि आप ए से लेकर बी तक किसी भी केस में जब आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो तो किसी भी मोमेंट पे जब आप स्ट्रेस जीरो कर दो तो स्ट्रेन भी जीरो हो जाएगा और फिर से बॉडी अपने ओरिजिनल डायमेंशंस पे आ जाएगा, अपना जो भी उसका इनिशियल लेंथ है उस पर आ जाएगा। मतलब बॉडी की इलास्टिसिटी नहीं जाती है। यहाँ पे जो पॉइंट ए है इसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट क्यों? क्योंकि पॉइंट ए तक ही स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो प्रोपोर्शनल होते हैं, उसके बाद नहीं। और बी तक ये चलता रहेगा, बी तक बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी रहेगी, इलास्टिसिटी जाएगी नहीं, बॉडी अपना ओरिजिनल डायमेंशन रिगेन कर लेता है। इसलिए पॉइंट बी को बोला जाता है, यहां पे लिखा होगा यील्ड पॉइंट या इलास्टिक पॉइंट। मतलब पॉइंट बी वो स्ट्रेस है, पॉइंट बी पे जो भी स्ट्रेस है इसको हम क्या बोलेंगे? यील्ड पॉइंट या फिर इलास्टिक पॉइंट। इसका मतलब इससे ज्यादा स्ट्रेस अगर आपने किया तो फिर जो इलास्टिसिटी है उसकी बॉडी की वो लूज होने लगेगी। मतलब पॉइंट बी तक जो भी पॉइंट बी पे स्ट्रेस है, अगर आपने इतना स्ट्रेस बॉडी पे दे रखा है तो भी बॉडी इलास्टिक है। लेकिन बी से ज्यादा अगर आपने स्ट्रेस बढ़ाया, ठीक है, ए और बी की ए से लेकर बी तक का जो रीजन है उसका मैं फर्क आपको बता चुका हूं कि इस रीजन में स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, बल्कि आपका जो स्ट्रेन है वो ज्यादा जल्दी बढ़ेगा स्ट्रेस के कंपैरिजन में, पर बॉडी विल बी इलास्टिक। लेकिन अगर आपने बी से ज्यादा स्ट्रेस दिया तब ऐसे केस में बॉडी जो है अब इलास्टिक नहीं रहता, या फिर आप बोल सकते हो कि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। मतलब बी से लेकर डी तक का जो आपका रीजन है, इस रीजन को बोला जाता है प्लास्टिक रीजन। इस रीजन में अगर आपने सपोज करो जो भी मेरा स्ट्रेस का वैल्यू है, अगर आप सपोज करो इतना स्ट्रेस लेके चले गए बी से लेकर, अगर मैं थोड़ा और स्ट्रेस बढ़ाता हूं बी से लेकर डी तक, जो भी स्ट्रेस मैं बढ़ा रहा हूं, इस स्ट्रेस पे बॉडी के अंदर जो भी स्ट्रेन होगा, अगर आपने उस टाइम पे स्ट्रेस को जीरो भी कर दिया तो स्ट्रेन पूरी तरह से जीरो नहीं होगा। मतलब कुछ ना कुछ लेंथ का जो इंक्रीमेंट हुआ है या कुछ ना कुछ जो लेंथ बढ़ा है वो रह जाएगा परमानेंटली, मतलब डिफॉर्मेशन परमानेंट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप सी पे हो, ठीक है, और सी का कुछ ना कुछ स्ट्रेस का वैल्यू होगा, वो बी और डी रीजन के बीच में आ रहा है, इसका मतलब प्लास्टिक रीजन के बीच में आ रहा है। इस पॉइंट पे जब आपका वायर है और आपने स्ट्रेस जीरो कर लिया तो आपका स्ट्रेन जीरो नहीं होगा, ठीक है, स्ट्रेन कम होता जाएगा, कम होते होते इस पॉइंट पे आ जाएगा। अब इस पॉइंट पे देखो आपका स्ट्रेस जीरो हो चुका है लेकिन स्ट्रेन जीरो नहीं, इतना स्ट्रेन बॉडी में रह चुका है। और जितना स्ट्रेन बॉडी में रह जाता है परमानेंटली उसको परमानेंट सेट बोला जाता है। तो पूरी तरह से बॉडी अपना ओरिजिनल डायमेंशन रिगेन नहीं कर पाता अगर आपने स्ट्रेस के वैल्यू को बढ़ाते 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 बी वाला जो स्ट्रेस का वैल्यू उससे ज्यादा कर दिया, ठीक है। तो बी से डी के रीजन में अगर आपका स्ट्रेस है तो आपका बॉडी प्लास्टिक रीजन में होगा और अपना वो पूरी तरह से शेप रिगेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये सिर्फ लेंथ की बात नहीं बोल रहा हूं मैं, चाहे आप बॉडी का शेप चेंज करो या वॉल्यूम चेंज करो, दोनों के लिए वैलिड है। ये हम किसी भी टाइप के स्ट्रेस और किसी भी टाइप के स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, सिर्फ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात नहीं कर रहे हैं, ओके। ये ग्राफ तीनों टाइप के स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए वैलिड है।
बात करते हैं पॉइंट डी की। पॉइंट डी पे जो भी स्ट्रेस होगा उसको बोला जाता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब ये कि देखो ग्राफ का ये हाईएस्ट पॉइंट है आपकी बॉडी के लिए, इसका मतलब ये हाईएस्ट स्ट्रेस है जो आपका बॉडी बर्दाश्त कर सकता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो ये तुम्हारा स्ट्रेस है डी पर, ये बॉडी का हाईएस्ट स्ट्रेस है जो बॉडी आपका बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, ये पॉइंट ऐसा है कि इसके बाद अगर मान लो आपका बॉडी इस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस तक स्ट्रेंथ तक पहुंच गया, या इस स्ट्रेस तक आपने इसको खींच खींच कर या इसमें लोड बढ़ा बढ़ा कर आप अगर इस स्ट्रेस तक लेके चले गए पॉइंट डी के, तो इस स्ट्रेस के बाद होता क्या है कि आपका बॉडी जो है उसका सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि अगर आपने, देखो ग्राफ नीचे आ रहा है, नीचे आने का मतलब क्या है कि अगर आपने इस मोमेंट के बाद स्ट्रेस को कम भी कर दिया तो भी स्ट्रेन इंक्रीज होता जाएगा। मतलब ये कि अगर आप वेट हटा भी रहे हो तो भी बॉडी जो है इंक्रीज होता जाएगा, अगर आप इतने स्ट्रेस तक चले गए तो पॉइंट डी तक, समझ गए, इसलिए ग्राफ नीचे आ रहा है। और फाइनली पॉइंट ई पर आते आते बॉडी में फ्रैक्चर्स डेवलप होने लगता है, और फ्रैक्चर्स डेवलप होने के बाद बॉडी टूट जाता है, समझे। तो ये जो डी और ई का रीजन है ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगर किसी बॉडी का ये जो डी ई वाला रीजन है, डी से लेकर ई तक, अगर वो बहुत लंबा है, डी से लेकर ई तक का जो रीजन है वो काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा है, तो इसका मतलब बॉडी जल्दी टूटेगा नहीं, क्योंकि जो भी उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वहां तक पहुंचने के बाद वो काफ़ी टाइम के बाद उसका फ्रैक्चर पॉइंट आ रहा है, राइट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, जिसका डी ई वाला रीजन, ये जो पोर्शन है डी ई वाला, ये जितना बड़ा होगा उतना ही ऑब्जेक्ट जो होगा वो डक्टाइल होगा। डक्टाइल मतलब क्या कि वो बहुत ही लंबा खींच सकता है। तो एक्चुअली मेटल्स जो होता है, मोस्टली आपके जो मेटल्स होते हैं, कॉपर है, गोल्ड है, वो डक्टाइल होता है। आप उसका स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ देखोगे तो उसमें डी का पोर्शन काफ़ी बड़ा होगा। ओके, दूसरी बात ये कि अगर सपोज कोई डी का पोर्शन बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है किसी चीज़ के लिए, डी के बाद जल्दी से ई आ जाता है, मतलब अगर आपने बॉडी को अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ तक आप लेके चले गए, इस पॉइंट डी तक, इतने स्ट्रेस तक आप लेके चले गए, तो उसके बाद ई बहुत जल्दी आ जाएगा। ई बहुत जल्दी आने का मतलब ये है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है, अगर वहां तक लेके चले गए आप, तो बहुत जल्दी फ्रैक्चर होकर टूट जाएगा वो। डी का छोटा होने का मतलब ही यही है कि वो बहुत जल्दी फ्रैक्चर होकर टूट जाएगा। तो कोई ऑब्जेक्ट जब बहुत जल्दी फ्रैक्चर होकर टूट जाता है, जब आप उसको उसके अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक या मैक्सिमम स्ट्रेस तक लेके चले जाते हो, तो फिर ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग ब्रिटल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ब्रिटल जो जल्दी टूट जाता है, पर टूटेगा कब, जब आप उसको मैक्सिमम स्ट्रेस डालोगे तो, या उसके अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो भी वैल्यू रहेगा उसका, वहां तक आप अगर आप स्ट्रेस डालते हो, तब अगर वो जल्दी टूट जाए तो उसको हम ब्रिटल बोलेंगे। ऐसे केस में डी का जो पोर्शन होगा वो छोटा होगा, अगर ये लंबा है तो फिर वो खींचेगा, जल्दी टूटेगा नहीं, तो उसको हम लोग डक्टाइल बोलते हैं। जो नॉर्मली आपके मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। ब्रिटल आपको पता ही है, जैसे ग्लास है या मिट्टी का बर्तन है, ये ब्रिटल है। तो इनफैक्ट आप किसी भी ऑब्जेक्ट के स्ट्रेस और स्ट्रेन के ग्राफ को देखकर भी बहुत सी चीज़ें पता लगा सकते हो कि ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी टूटेगा, कहाँ तक खींचेगा, कितना लंबा जाएगा, ये डक्टाइल है या फिर ब्रिटल है। ये इन्फॉर्मेशन किसी ऑब्जेक्ट का, अगर आपको उसका स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ पता है, इससे भी पता लगाया जा सकता है। या बॉडी कितना स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है, उसका मैक्सिमम स्ट्रेस बर्दाश्त करने का वैल्यू क्या है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस स्ट्रेस और स्ट्रेन के ग्राफ से मिल जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन के ग्राफ का एक्सप्लेनेशन किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। और अलग अलग बॉडी के लिए जो ग्राफ होता है वो अलग अलग होता है। अच्छा, कई सारे बॉडी ऐसे होते हैं जिसको हम लोग इलास्टोमर्स बोलते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट जो है वो काफ़ी लंबे तक खींचते चले जाते हैं और उनका जो लिमिट है वो आता ही नहीं है टूटने का। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम इलास्टोमर्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रबर है, रबर काफ़ी लंबे तक खींच सकता है और वो काफ़ी लंबे पार्ट तक हुक्स लॉ ओबे नहीं करता। आप देखोगे कि जैसे रबर है या फिर हमारे बॉडी में हार्ट में एक पार्ट होता है जिसको एओर्टा बोलते हैं।
ठीक है, अगर आप हार्ट की स्टडी करोगे बायोलॉजी में तो हमारा हार्ट का एक पार्ट है जिसको एओर्टा बोलते हैं, उसके जो टिश्यूज होते हैं वो भी काफ़ी इलास्टिक होते हैं और वो एकदम रबर की तरह ही होता है। तो उसका रबर का या एओर्टा के टिश्यू का अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ बनाओ तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे देखो कि काफ़ी ज़्यादा पार्ट जो है ग्राफ का वो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता क्योंकि स्ट्रेट लाइन है नहीं इसमें, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है स्ट्रेस का वो भी आपको कहीं दिख नहीं रहा है। मतलब ये काफ़ी बिना टूटे काफ़ी लंबा पार्ट तक ये एक्सपैंड हो सकता है या फिर एलोंगेट हो सकता है। तो बिना टूटे जो ऑब्जेक्ट काफ़ी लंबा लेंथ तक इंक्रीज हो सकता है या फिर काफ़ी लंबा आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग इलास्टोमर्स बोलते हैं। तो मैंने एग्जांपल बताया, एओर्टा के जो टिश्यूज होते हैं या फिर जो रबर होता है ये एक्चुअली में इलास्टोमर्स होते हैं। तो उनके स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, फाइनली हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट और एंगल ऑफ शेयर की। एंगल ऑफ शेयर को यहाँ पे फाई से रिप्रेजेंट किया है और एंगल ऑफ ट्विस्ट को थीटा से रिप्रेजेंट किया है। ये हम लोग तब देखते हैं जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ट्विस्ट करो। मान लो आपके पास कोई इलास्टिक ऑब्जेक्ट है और आपने फोर्स लगाने के बजाय आपने क्या किया, फोर्स कुछ इस तरीके से लगाया या इनफैक्ट आपने उसके ऊपर टॉर्क लगाया और टॉर्क लगाने की वजह से उसको ट्विस्ट कर दिया। इलास्टिक ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है कि आपके पास एक सिलिंड्रिकल इलास्टिक ऑब्जेक्ट है या सिलिंड्रिकल रबर का ऑब्जेक्ट है जिसका ऊपर वाला पार्ट आपने फिक्स कर रखा है किसी ऑब्जेक्ट से और नीचे वाले पार्ट को ऐसे पकड़ा और उसको थोड़ा सा घुमा दिया, ट्विस्ट कर दिया, राइट। तो मान लो आपने उसको थीटा एंगल से ट्विस्ट कर दिया, मतलब ये पोजीशन जो था वो लाइन, ये लाइन मान लो सिलेंडर का जो लेंथ है वो लेंथ कैपिटल एल है और इसका रेडियस स्मॉल आर है। तो हमने सिलेंडर को ऐसे पकड़ा और इसको देखो ऐसे ट्विस्ट कर दिया। तो जब ट्विस्ट किया तो यहाँ पे दो एंगल आपको दिखेगा। एक तो ये थीटा एंगल जिससे आपको दिख रहा है कि ये पार्ट जो है सिलेंडर का वो घूम के यहाँ पे आ चुका है। तो देखो बीच में यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, इस एंगल को हमने थीटा बोल दिया। तो नीचे वाला पार्ट जब ए से ए डैश तक गया तो बीच में आपका थीटा एंगल बना। लेकिन उसी दौरान आपका ऊपर वाला जो ये पार्ट है यहाँ देखो जो एंगल बना है वो फाई बना है। तो ऊपर से जो एंगल बन रहा है ट्विस्ट करके, इस फाई को हम लोगों ने क्या बोला, एंगल ऑफ शेयर। और ये जो नीचे एंगल बन रहा है थीटा, इस थीटा को हमने क्या बोला, एंगल ऑफ ट्विस्ट। इस थीटा और फाई में एक्चुअली में रिलेशन है और ये रिलेशन आप खुद देख सकते हो। अगर मान लो हम लोग इन दोनों एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं तो रेडियन में थीटा का या फिर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एक सेकेंड ना। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, यही होता है ना। तो यहां पे थीटा और फाई दोनों का पहले वैल्यू लिख लेते हैं। थीटा, अब देखो ये जो नीचे वाला सर्कल आपको दिख रहा है, इस सर्कल में ये जो आर्क ए डैश है यही सेंटर पे थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, राइट। तो इस थीटा के लिए आर्क क्या होगा, ए डैश, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो आर्क लेंथ ए डैश डिवाइडेड बाय इस सर्कल का रेडियस, आपका ये रेडियस है, ये रेडियस, ये रेडियस और ये रेडियस आर है, तो ए डैश अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ए डैश इज इक्वल टू आर थीटा लिख देते हैं, इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आप इस वाले पार्ट को देख लो। अगर तुम ये वाला पार्ट देखोगे तो आप इमेजिन करो कि ये वाला जो है ये सेंटर है और ए डैश जो है आर्क है और यहां से एक बड़ा सा सर्कल है आपके पास। इस बड़े से सर्कल का ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये रेडियस है, समझ रहे हो ना। ये सेंटर है, ये रेडियस है और यहां से एक बड़ा सा सर्कल है। तो एक्चुअली में आप देखोगे कि सेंटर पे ये फाई एंगल जो है उसका आर्क ए डैश है और रेडियस ये जो है लेंथ, सिलेंडर का लेंथ एल उसके बराबर है। तो अगर हम इस पार्ट के लिए ये फॉर्मूला यूज करें आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, तो एंगल तो आपका फाई है, राइट। और आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस का मतलब क्या, आर्क लेंथ यहां पे भी ए डैश ही है, पर इस बार रेडियस जो है वो एल मान के रखा है हमने। तो यहां से आपको देखोगे तो ए डैश का जो वैल्यू है वो आपको एल फाई इक्वेशन 2 में मिल जाएगा।
अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो। इक्वेशन 1 आर थीटा है, इक्वेशन 2 एल फाई है, और दोनों का लेफ्ट हैंड साइड में ए डैश है। तो इसका मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं, फ्रॉम 1 and 2 ए डैश इज इक्वल टू आर थीटा, ए डैश इज इक्वल टू एल फाई। सो आर थीटा इज इक्वल टू एल फाई। इसका मतलब आपका जो थीटा है दैट इज इक्वल टू एल अपॉन आर इंटू फाई। तो ये थीटा और फाई या फिर एंगल ऑफ ट्विस्ट और एंगल ऑफ शेयर में ये रिलेशन आपका आ जाता है। ठीक है, तो फिर इस वीडियो में इतना ही। आगे की चीज़ें हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।